everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the PW Law वाला, जहां पे हम जेलो संपूर्ण सीरीज में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन सारे डॉक्ट्रिन्स को कवर करने वाले हैं। ध्यान ये रखना है स्टूडेंट्स कि ये डॉक्ट्रिन सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर में नहीं, आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में भी पूछा जा सकता है। दैट इज टू से पेपर 1 और पेपर 3 दोनों में से किसी में भी पूछा जा सकता है। अब ये डॉक्ट्रिन्स का जो लिटरल मीनिंग है वो तो सभी को समझ आता ही आता है, लेकिन इसके साथ जो इसके लैंडमार्क केसेस जो इससे एसोसिएटेड है वो आपको पढ़ने, क्योंकि जनरली यूजीसी नेट में देखा गया है कि डॉक्ट्रिन्स के रिगार्डिंग इनके केसेस को आपको क्रोनोलॉजिकली मैच करने को भी दिया जाता है। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि हमारा डॉक्ट्रिन्स का सेगमेंट ना छूट जाए, इसलिए ये एक स्पेशल क्लास आप सभी के लिए लगाई गई है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द डॉक्ट्रिन्स। अब डॉक्ट्रिन्स को अगर देखें स्टूडेंट्स अच्छे से, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हमको देखने को मिलेंगे जिनसे कि कोई ना कोई हमारा डॉक्ट्रिन उत्पन्न हुआ है, कोई ना कोई थ्योरी, कोई ना कोई सिद्धांत बना है। उस सिद्धांत के बनने के पीछे का कोई कारण था और वो सिद्धांत हमारे पार्लियामेंट के द्वारा नहीं दिया गया, ये सिद्धांत दिया गया है जुडिशरी के द्वारा। These doctrines or the theories have been constructed by your judiciary. That is to say, I can say that these are the judicial initiatives, जहां पर इन डॉक्ट्रिन्स के अंतर्गत कोई कंसेप्ट छुपा होता है। अब ये डॉक्ट्रिन्स का या तो आपको लिटरल मीनिंग पूछा जा सकता है या फिर एक्सटेंडेड मीनिंग पूछा जा सकता है। दैट इज टू से ये पूरी के पूरी लाइन आपको दी जा सकती है। एंड में यू हैव टू लेट देम नो और यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन विच टेल्स द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन, जो कि उस पैसेज से या उस पर्टिकुलर मीनिंग से रिलेट करता है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि वो पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन से रिलेटेड केस कौन सा है, या केस का नाम दे देंगे और बोलेंगे कि आपको वो डॉक्ट्रिन का नाम एग्जैक्ट मैच करके या फिर आपको मेंशन करके बताना है। तो यहाँ पे लगभग हम 10 से 11 डॉक्ट्रिन्स को कवर करने वाले हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन रहेगा, एक्लिप्स रहेगा, कलरेबल लेजिस्लेशन रहेगा, टेरिटोरियल नेक्सस रहने वाले, काफी सारे डॉक्ट्रिन्स को जो है हम कवर करेंगे। और मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जेएलओ के लिए, जुडिशियल सर्विसेज के लिए या ग्रेजुएट्स के लिए जो कि अभी लॉ कॉलेज में है, या फिर क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए, यूजी पीजी सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन एंड सी कि सबसे पहला हमारे पास डॉक्ट्रिन क्या है। इट सेज डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मींस व्हाट? इट मींस कि जो भी शक्तियां हमारे देश में डिफरेंट ऑर्गन्स को दे रखी है वो क्या करे, अपने अपने पावर्स या जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है उसी में काम करे। तो पावर्स को सेपरेट ही इसलिए किया गया है ताकि पावर्स का ओवरलैपिंग एक्सरसाइज ना हो और कहीं पर भी एम्बिग्विटी या इनकंसिस्टेंसी ना आ जाए उस पर्टिकुलर पावर को एक्सरसाइज करते वक्त। फॉर दैट रीजन कुछ पावर्स को स्ट्रिक्टली सेपरेट किया गया है। अब अच्छे से देखें तो हम लोग शेड्यूल 7 को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि क्लियरली मेंशन करता है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से पार्ट्स फॉल करने वाले हैं, जिससे कि हमने यूनियन को, स्टेट को पावर्स दे दिए कि दीज आर द पर्टिकुलर सब्जेक्ट जहां पे आप जाइए और अपना लॉज बनाइए। तो वो कोई इनकंसिस्टेंट है, लेकिन इनकंसिस्टेंसी जनरली कहां अराइज होती है? कॉन्करेंट लिस्ट में अराइज होती है। तो ये जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है ये जनरली लिस्ट के मामले में नहीं, ऑर्गन्स के मामले में भी हो रहा है, जहां पे इट सेज द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तीनों के बीच हमने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मतलब कि एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, लेजिस्लेचर से स्टार्ट करते हैं। लेजिस्लेचर का काम होता है टू मेक लॉज, एग्जीक्यूटिव का काम होता है टू एग्जीक्यूट और टू इंप्लीमेंट दोज लॉज, एंड जुडिशरी का काम होता है टू मेक श्योर दैट द लॉज फ्रेम्ड बाय द लेजिस्लेचर आर कंप्लाइड विद, एंड इन केस इफ दे आर नॉट कंप्लाइड विद या फिर उनके कॉन्ट्री कोई भी ऐसा एक्ट किया जाता है तो उसके लिए हमारा जुडिशरी एप्रोप्रिएट पनिशमेंट प्रोवाइड करता है, सिक्योर करता है हर उस पॉलिसी को, हर उस लॉ को जो कि हमारे लेजिस्लेचर ने बनाया है। अब मेजर चीज जो यहां पे केस है दैट इज राम जवाया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सुप्रीम कोर्ट के सारे केसेस हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, काफी पुराने लैंडमार्क जजमेंट्स देखने को मिलेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट इंडीड रिकॉग्नाइज्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज तो नहीं किया है इन इट्स एब्सोल्यूट रिजिडिटी। एब्सोल्यूट रिजिडिटी मींस व्हाट? कि सिर्फ और सिर्फ जो काम आपको दिया गया वो करो। व्हाई एब्सोल्यूट रिजिडिटी में हम बोल सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कॉन्सेप्ट को नहीं दिया गया? बिकॉज लॉ फ्रेमिंग का काम लेजिस्लेचर का है, बट एट द सेम टाइम द जुडिशरी इज गिवन द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू चेक that the laws made by the legislature are within the ambit of the constitution and they do not violate the basic structure or the fundamental rights of the citizen. तो ये चेक करना, चेक्स और बैलेंसेस को इनिशिएट करना या उसको फैसिलिटेट करने के लिए ये सेपरेशन ऑफ पावर्स रिजिड नहीं बट एक फ्लेक्सिबल मोड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। बट द फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स और द ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट हैव बीन सफिशिएंटली डिफरेंशिएटेड।
हालांकि इतना रिजिड नहीं है, बट स्टिल कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग स्केड्यूल्स, अलग अलग आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, जहां पर कि इनमें क्या क्या गया स्टूडेंट्स, इनमें एक डिफरेंशिएशन हमने देखने को साफ साफ मिल जाएगा। नेक्स्ट इज इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण 1975। अब हमें पता है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक की गई थी कुछ पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स की या कुछ पर्टिकुलर न्यू लॉज की जो कि इनिशिएट किए गए थे, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर, ये हमारे संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आता है। But none of the three separate organs of the republic can take over the functions assigned to the other. हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर बेसिक स्ट्रक्चर तो नहीं है, बट बेसिक स्ट्रक्चर ना होते हुए भी हमने इंप्लाइडली क्यों एक्सप्रेसली उनके पावर्स को डिफरेंशिएट किया है, एंड नो बडी कैन ओवर पावर और ओवरलैप द पावर्स गिवन टू द अदर ऑर्गन। कोई भी एक दूसरे के पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकता, जो पावर्स इनको दे रखे हैं दे हैव टू स्टे विद इन द एम्बिट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेगमेंट ओनली। सो ऑलवेज रिमेंबर, जहां हमको ये लगता है कि शायद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्रिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है। जो हमारे डॉक्ट्रिन्स दे रखे हैं, दे आर नॉट, all of them are not the basic structures, they do not fall in the ambit of the basic structure of the constitution. Moving on to next doctrine, that is doctrine of pith and substance. Pith and substance means यहाँ पे दोनों words का हमको literal meaning समझना पड़ेगा, एक literal construction करना पड़ेगा। अगर हम इसके literal construction पे चले तो pith का मतलब होता है true nature and substance का मतलब होता है most important or the essential part of something। तो जब भी कोई लॉ बन रहा है स्टूडेंट्स, उसका जो मेजर एसेंशियल पार्ट है या जो मेजर एसेंशियल पोर्शन है, उसका ट्रू नेचर देखना है। वी नीड टू सी दैट एग्जैक्टली व्हाट टाइप ऑफ लॉ इट इज, फॉर whom इट इज मेड, व्हाई इट इज मेड। हमें उसका इंप्लीकेशन देखना है, ट्रू मीनिंग देखना है, और वहीं पर अप्लाई होता है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, where the question arises of determining whether a particular law relates to a particular subject। कोई भी लॉ अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है या पार्लियामेंट ने बनाया, और हमें यह पता करना है कि क्या उन्होंने अपने स्केड्यूल 7th में दे रखे स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के एम्बिट में रहते हुए वो लॉ बनाया है या नहीं बनाया है। फॉर दैट द कोर्ट लुक्स इनटू द सब्सटेंस ऑफ द मैटर। हमें उस लॉ का सब्सटेंस देखना है, उस लॉ का ऑब्जेक्टिव देखना है, नेचर देखना है कि एग्जैक्टली अप्लाई किस पे कर रहा है, क्यों अप्लाई या फिर क्यों उसको बनाया गया है। एंड the doctrine aims at resolving the inconsistency between the laws made by the center and the state legislature। इसका एम यह है कि ये सेंटर और स्टेट के बीच बनाए गए लॉज में जब इनकंसिस्टेंसी हो जाती है तो उसको रिमूव करने के लिए आता है। अगर मान लीजिए सेंटर ने कोई लॉ बनाया और उसी मुद्दे पे स्टेट ने भी लॉ बना दिया, या फिर मान लीजिए कॉन्करेंट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट था, समवर्ती सूची का कोई विषय था, उसके ऊपर केंद्र और राज्य दोनों ने कोई विधि बना दी है, तो उसको सॉल्व करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस आता है, ये सिद्धांत आता है। अब यहां पर मेजर जो केस है वो कौन सा है, प्रफुल्ल वर्सेस स्टेट ऑफ कॉमर्स 1976। सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्टेट लॉ रिलेटिंग टू मनी लेंडिंग इज नॉट इनवैलिड। वो इस ग्राउंड पे, मात्र इस ग्राउंड पे इनवैलिड नहीं है that it incidentally affected the promissory note। promissory note किसका सब्जेक्ट मैटर है, सेंटर का सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन मनी लेंडिंग दैट इज गिविंग, उधार देना, ये किसका सब्जेक्ट मैटर है, ये हमारे स्टेट का सब्जेक्ट मैटर है। तो मात्र क्योंकि स्टेट ने वहां पे कोई लॉज बना दिया, उसका ये मतलब नहीं है कि वो सेंटर के प्रॉमिसरी नोट के प्रावधान को क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है, या उसके ऊपर उसको इनकंसिस्टेंट कर रहा है, या उसके ऊपर जाके लॉज बना रहा है। This is not the conclusion that we can draw। ये एक इंसिडेंटल है, अगर ये इंसिडेंटल है तो ये इनवैलिड नहीं हो जाता। इंसिडेंटल मींस व्हाट, एक्सीडेंटली हो रहा है, इंटेंशनली नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल एंड एंसिलरी पावर्स। इंसिडेंटल एंड एंसिलरी पावर्स, एंसिलरी पावर्स मींस आप एक एक्सटेंडेड पावर्स दे रहे हो विद रिस्पेक्ट टू द सेम पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। This doctrine is evoked when there is a need to aid the principal legislation in the question। Evoke means when it is used when there is a need to aid the principal legislation in the question। जो principal law है, जब वो ही question में आ जाए तो उस particular question को solve करने के लिए हम इस doctrine को use करते हैं। And this doctrine evolved at the time of R versus Waterfields case। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जी चावला 1958 में क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला द पावर टू लेजिस्लेट ऑन अ टॉपिक ऑफ लेजिस्लेशन
carries with it the power to legislate on the ancillary matter which can be said to be reasonable included in the power given. जब हम लेजिस्लेचर को स्टूडेंट्स को मुद्दे से रिलेटेड पावर्स देते हैं तो उसका कहने का मतलब है कि यहां पे उनको एंसिलरी पावर्स भी मिलने वाले हैं, दैट इज उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग उसके इर्द गिर्द के पावर्स या फिर एक्सटेंडेड रूल्स मेकिंग पावर जो है वो हमारे लेजिस्लेचर के पास भी रहने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट डॉक्ट्रिन इज डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी. सिवरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सिवरेबिलिटी मीन्स टू सेपरेट या उसको तोड़ के समझना. तो सिवरेबिलिटी में डॉक्ट्रिन ये कहता है the whole law or act would not be held invalid but only the provisions which are not in consistency with the fundamental rights. कहने का मतलब ये है, अगर हमने कोई लॉ बनाया है स्टूडेंट्स और उसका मात्र कोई एक भाग इनकंसिस्टेंट है, क्या है? इनकंसिस्टेंट है हमारे फंडामेंटल राइट से, तो कहने का तात्पर्य क्या यहां पे ये हो जाता है कि हम पूरे को इनवैलिड डिक्लेयर कर दें? आंसर इज नो. हम सिर्फ इस पार्ट को इनवैलिड डिक्लेयर करेंगे जो कि फंडामेंटल राइट से क्या कर रहा है? फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट नहीं है या फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाके बात कर रहा है. द होल लॉ और एक्ट, अगर मान लो पूरा एक्ट है, पूरा एक प्रोविजन बना दिया हमने, पूरा एक इनैक्टमेंट बना दिया, तो सिर्फ अगर उसमें से 2 से 3 सेक्शंस हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, तो सिर्फ वो सेक्शंस क्या हो जाएंगे? इनवैलिड हो जाएंगे, बाकी पूरा पार्ट ऑपरेटिव रहने वाला है. बट ओनली द प्रोविजंस व्हिच आर नॉट इन कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी मींस जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ नहीं है, पैरेलली नहीं जाते हैं विद दी फंडामेंटल राइट्स. अब जो लैंडमार्क केस है यहां पे, ये कौन सा केस है? एक तो FN बलसार का केस है और दूसरा केस है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950. AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला दैट इन केस ऑफ कंसिस्टेंसी, मान लो फिर भी कंसिस्टेंसी अराइज हो जाती, कंसिस्टेंसी मतलब एक मतभेद अराइज हो जाता है, inconsistency to the constitution, only the disputed provision of the act will be void. शून्य कौन सा पार्ट होगा? सिर्फ वो पार्ट होने वाला है जो कि void है and not the whole or the entire act. कहने का मतलब है ये पार्ट पूरा के पूरा वैलिड रहेगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएगा, दैट इज टू से ये void हो जाएगा. क्लियर? स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसार 1951 में क्या बोला गया? 8 provisions of the Bombay Prohibition Act were declared invalid. बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के 8 प्रोविजन को इनवैलिड कर दिया, सिर्फ 8 प्रोविजंस को इनवैलिड किया. तो अब देखना यह है क्या इससे पूरा बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट इनवैलिड हो जाता है या नहीं. The Supreme Court ruled that the portion which was invalid to the extent of the fundamental rights was separable from the rest of the act. सेवरेबल बोलू स्टूडेंट्स मैं या सेवरेबिलिटी बोलू, दैट मींस वो चीज जो कि सेपरेट की जा सकती है, वो चीज जो कि पृथक की जा सकती है. तो जब हम यहाँ पे इनवैलिड पोर्शन को पृथक कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, तो रिमूव दैट पार्ट, सिर्फ आप उसको रिपील कर दीजिए, उसको रिमूव कर दीजिए. बाकी रिमेनिंग पूरा एक्ट रिपील नहीं हो जाता है, पूरा के पूरा बाकी का एक्ट क्या रहेगा? वैलिड रहने वाला. तो बस यहां पर भी वही चीज बोली गई है कि बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के जो 8 प्रोविजंस थे उसको तो हम इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे, बाकी का सारा प्रोविजंस क्या रहेगा? वैलिड रहेगा, बिकॉज वो जो 8 प्रोविजंस थे वो सेपरेबल की स्टेट में थे, उसको पृथक कर सकते थे विदाउट हैम्परिंग द मेजर एक्ट. अगर स्टूडेंट्स, अगर मान लो एक बात सुनो, अगर पूरा के पूरा एक्ट है स्टूडेंट्स, इसमें से अगर कोई पोर्शन ऐसा है जिसको रिमूव करने की वजह से इस पार्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है या ये पार्ट ही मीनिंगलेस हो रहा है, मतलब ये सेपरेबल नहीं है, तो फिर हमें ऑब्वियस सी बात है पूरा के पूरा एक्ट इनऑपरेटिव करना पड़ेगा, बिकॉज द मेजर पार्ट और द पार्ट जो कि इस पूरे लॉ का सोल बेसिस या आधार सर्व कर रहा था वो खुद ही इनवैलिड हो रहा है. तो जब वो पूरा पार्ट ही इनवैलिड हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरे लॉ को ही इनवैलिड करना पड़ेगा. बट इफ इट इज ऑफ सच अ नेचर कि वो सेपरेबल है, उसको पृथक करने के बावजूद भी जो मेजर एक्ट है वो वैलिड रह सकता है, तो फिर आप आराम से उसको क्या कर सकते हैं? उस पोर्शन को वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं जो कि इनवैलिड है या इनकंसिस्टेंट है हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट
कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्ट्रिन, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, जहां पे आपसे पिथ एंड सब्सटेंस का भी मीनिंग पूछा जा सकता है। यू माइट बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स कि पिथ का मतलब क्या होता है, सब्सटेंस का मतलब क्या होता है। पिथ मींस व्हाट, द ट्रू नेचर एंड सॉरी सिवरेबिलिटी, यस वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिवरेबिलिटी, लेकिन हम अगर मैं सिवरेबिलिटी की बात करूं या पिथ एंड सब्सटेंस, इन दोनों का लिटरल मीनिंग पूछा जा सकता है, जहां पे पिथ का मतलब होता है ट्रू नेचर एंड हमारे सब्सटेंस का मतलब होता है द क्वेश्चन, द लॉ दैट इज, या फिर वो लॉ का वो एसेंशियल इंपॉर्टेंट पार्ट। और सिवरेबिलिटी की बात करूं तो दैट लॉ व्हिच कैन बी सेपरेटेड इन केस देयर इज एनी इनकंसिस्टेंसी। ओके, तो जो नेक्स्ट डॉक्ट्रिन आता है वो होता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की बात करूं या फिर मैं कहूं आपको डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी, लगभग आपको सेम लगेगा, लेकिन हमने डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी में ये डिस्कस किया कि जो पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इनकंसिस्टेंट है हम उसको सेपरेट कर देंगे, वो इनवैलिड डेफिनेटली हो जाता है। लेकिन यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स ये कहता है कि जो भी पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, मतलब उसके उल्टी बात करता है, वो डेफिनेटली क्या नहीं होता है, वो इनवैलिड नहीं होता है, वो इनवैलिड नहीं होता है, वो डेड नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि भले ही वो हमारे फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्ट होने के बाद भी वो अपने आप में इनवैलिड नहीं हो जाता है, बस वो क्या हो जाता है, ओवरशैडो कर लेता है, मतलब कि उसके ऊपर एक परछाई पड़ जाती है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, एब्रिज कर रहा है, वायलेट कर रहा है। तो जब भी हम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की बात करते हैं, हर उस प्रोविजन के ऊपर परछाई पड़ जाती है, शैडो पड़ जाती है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट जा रहा है। तो इस केस में हमें यह ध्यान रखना है कि इस इनकंसिस्टेंसी को हम रिमूव कैसे करेंगे। वो डेड भी नहीं होता है, रिमेंबर दिस थिंग, बस सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, इनऑपरेटिव हो जाता है। राइट टर्म फॉर इट इज इनऑपरेटिव हो जाता है, इसका इन चीजों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, एक शेडो आ जाती है। अब इसको रिमूव कैसे करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करके हम इस चीज को रिमूव कर सकते हैं। जो भी त्रुटि है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस हद तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या फिर मैं कहूं फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, उस हद तक हम उसमें अमेंडमेंट करके इस चीज को वापस अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? द इंपॉर्टेंट मेजर केस ओवर हियर इज बीकाजी नारायण धाकदास धकरास वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1955। अब अच्छे से देखना इसमें प्रोविजंस कौन कौन से यूज हुए थे। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया व्हेन सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 1957 empowered the provincial government to take up the entire provincial motor transport business। जहां पे इस एक्ट ने क्या किया स्टूडेंट्स, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पूरा पावर दे दिया कि वो क्या कर सकते हैं, इस एक्ट से रिलेटेड पूरा अपने हाथ में पावर्स ले सकते हैं। एज दे वर कंसिडर्ड एज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 1G। आर्टिकल 1G का क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स, ये वायलेशन कर रहे थे, दैट इज फंडामेंटल राइट से क्या थे, इनकंसिस्टेंट थे। तो जब फंडामेंटल राइट से आप इनकंसिस्टेंट हो तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला दैट दिस इंपंज्ड लॉ बिकेम फॉर टाइम बीइंग एक्लिप्स्ड बाय द फंडामेंटल राइट्स। फॉर टाइम भी, कुछ समय के लिए इसके ऊपर ग्रहण लग जाता है, ये इनऑपरेटिव हो जाता है, मतलब इसका कोई इफेक्ट, इसका कोई एनफोर्समेंट हमें लॉ पर देखने को नहीं मिलेगा। भले ये फंडामेंटल राइट से क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, इनकंसिस्टेंट है, ये इनवैलिड नहीं हो जाता है, ये डेड नहीं हो जाता है, इसका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता, बस इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। याद रखना है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का लिटरल मीनिंग एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स से रिलेटेड हमारा मेजर केस लॉ दैट इज बीकाजी का केस है। ओके, नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस किसकी बात करता है? पहले तो हमें यह समझना है टेरिटोरियल का मतलब क्या होता है। टेरिटोरियल का मतलब एक टेरिटरी होनी चाहिए। नेक्सस का मतलब क्या है, एक रिलेशनशिप होना चाहिए। नेक्सस का मतलब सभी स्टूडेंट्स लिखेंगे, नेक्सस का मतलब होता है रिलेशनशिप। जब भी कोई दो लॉ है स्टूडेंट्स, मान लो दिस इज लॉ 1 एंड दिस इज लॉ 2, जब ये लॉ बनाया गया है, ये एक टेरिटरी के लिए बनाया गया है और ये एक टेरिटरी के लिए बनाया गया है, तो हमें यह देखना है कि जो ये लॉ इस टेरिटरी के लिए बनाया है, क्या आपस में यहां कोई संबंध है, कोई नेक्सस है, नेक्सस बिटवीन the law made and the law that is applicable, nexus between the law that is made and between the place that is for which the particular law is made। तो यहां पे लिटरल मीनिंग ये कहता है law made by the state legislature not applicable outside the state। अगर फॉर एग्जाम्पल राजस्थान है, राजस्थान का स्टेट असेंबली या जो उसका स्टेट गवर्नमेंट है वो उतना ही लॉ बना सकता है ना जितना कि राजस्थान की टेरिटरी है।
लेकिन लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर नॉट एप्लीकेबल टू आउटसाइड स्टेट। तो राजस्थान के बाहर अगर कोई भी लॉ ऐसा बनाया गया जो कि राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाया, जो कि राजस्थान की टेरिटरी से बाहर अप्लाई हो रहा है, तो क्या वो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा? तो यहां बोल रहा है एक्सेप्ट व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन द स्टेट एंड द ऑब्जेक्टिव। जनरल लॉ ये है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ऐसा लॉ नहीं बना सकती है जो कि इनकंसिस्टेंट है या उसकी टेरिटरी से बाहर जा रहा है। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ राजस्थान गवर्नमेंट से, राजस्थान स्टेट की बाउंड्री से रिलेटेड लॉ बना सकती है, लेकिन अगर उनकी बाउंड्री से कुछ भी बाहर गया तो वो तभी वैलिड होगा जब उन्होंने जो लॉ बनाया है अपनी टेरिटरी के बियॉन्ड उसके ऑब्जेक्टिव के साथ कोई नेक्सस हो। उस लॉ के बीच और जिस ऑब्जेक्टिव के साथ उन्होंने अपनी टेरिटरी से बाहर जाके वो लॉ बनाया है, उन दोनों के बीच अगर सफिशिएंट नेक्सस है, अगर सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, कोई रिलेशनशिप दिख रहा है जो कि पॉजिटिवली वहां पे गवर्नमेंट मैं कहूं तो अचीव करना चाहती थी, देन इन दैट केस हम बोलेंगे कि ये परफेक्ट लॉ है एंड दिस लॉ इज नॉट इनवैलिड मियरली ऑन द ग्राउंड्स कि यहां पे स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी टेरिटरीज को एक्सीड करके कोई लॉ बनाया है दूसरी टेरिटरी के लिए। मेजर केस लॉ जो यहां आता है दैट इज A.H. वाडिया वर्सेस इनकम टैक्स कमीशन, A.S. वाडिया वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर 1948। अब क्या यहां पे हेल्प किया गया था दैट द क्वेश्चन ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन of the enactment can never be raised against the supreme legislative authority on the ground of questioning its validity। कि मात्र आप क्वेश्चन की वैलिडिटी के क्वेश्चन को चेक कर रहे हो या वैलिडिटी पर क्वेश्चन उठा रहे हो, इस आधार पर आप सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी पे उसके पावर मेकिंग या फिर उसके जो रूल मेकिंग पावर्स है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते या क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आपने जो लॉ बनाया है दैट इज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इन ऑपरेशन। नेक्स्ट केस आता है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडीसी। तो यहां पे ये केस ईयर है 1952 का। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देयर एग्जिस्ट अ सफिशिएंट टेरिटोरियल नेक्सस टू एनेबल द बॉम्बे लेजिस्लेचर टू टैक्स द रिस्पोंडेंट एज ऑल द एक्टिविटीज टुक प्लेस वाज मोस्टली विद इन द बॉम्बे। कहने का मतलब है कि जब यहां पे स्टूडेंट जो बॉम्बे लेजिस्लेचर दैट इज टू से जो बॉम्बे गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, उन्होंने एक लॉ बनाया जहां पे टैक्सेस इंपोज कहां हो रहे थे, टैक्सेस बेसिकली इंपोज हो रहे थे उनके स्टेट के बाहर। तो यहां पे कहने का तात्पर्य ये कि क्या इनके पास इतना सफिशिएंट टेरिटोरियल नेक्सस था, इतना सफिशिएंट टेरिटोरियल उनके बीच रिलेशनशिप था कि बॉम्बे लेजिस्लेचर टैक्स कर रही है उन रिस्पोंडेंट को भी जो कि हमारे बॉम्बे के मैं कहूं टेरिटरी से बाहर भी है। ये तो हालांकि विद इन बॉम्बे थे, लेकिन जो आइटम अगर मान लो बॉम्बे से थोड़ा बाहर मैन्युफैक्चर हो रहा है, आउटस्कर्ट्स पे हो रहा है, देन इन दैट केस व्हाट, तो यहां पे बोला देयर इज सफिशिएंट नेक्सस जहां पे हम क्या कर सकते हैं, टैक्सेस को इंपोज किया जा सकता है। तो आपको केस ध्यान रखना है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडीसी एंड A.H. वाडिया वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर 1948। नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब यह होता है जो चीज आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं वो चीज आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हैं। whatever legislature cannot do directly that cannot be done indirectly। जो चीज आपने डायरेक्टली करने के लिए लॉ को दैट इज टू से लॉ ने आपको डायरेक्टली करने के लिए अनुमति नहीं दी है वो आप इनडायरेक्टली नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनडायरेक्टली भी करोगे तो भी लॉ तो उसको इलीगली मानेगा। तो यहां पे जो मेजर केस था दैट इज स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह। It is the only case where a law has been declared invalid on the grounds of colorable legislation। कि जो लॉ है ये एक लौता ऐसा केस है जहां पर colorable legislation के ग्राउंड पे लॉ को invalid डिक्लेयर किया गया। In this case, the Bihar Land Reforms Act 1950 was held void on the ground that though apparently it purported to lay down such principle and thus indirectly sought to deprive the petitioner of the compensation। तो देखो जब भी हम ये बोल रहे हैं कि जो चीज आपको सही तरीके से करने की अनुमति नहीं वो आप गलत तरीके से भी नहीं कर सकते, तो देखो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, बिहार लैंड रिफॉर्म्स को वॉइड डिक्लेयर किया गया
on the ground that though apparently मतलब on the face of it ऐसा लग रहा था, it purported to lay down such principle and indirectly sought to deprive the petition of the compensation. ये अलाउड नहीं है। देखो, अगर कोई विक्टिम है या अगर कोई विक्टिम है या कोई एग्रीव्ड पर्सन है जिसको कि लॉ खुद अलाउ कर रहा है कि आप इसको कॉम्पनसेशन दीजिए, तो आप इनडायरेक्टली ऐसा कोई भी लॉ बना के उसे कॉम्पनसेशन से वंचित नहीं रख सकते हैं। So for that matter, बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 में क्या किया गया था, इसको आपने इनवैलिड या वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टस ओवर रूलिंग। प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव मतलब जो कि आपका फ्यूचर में आने वाला है। रेट्रोस्पेक्टिव मींस बैक डेट, प्रोस्पेक्टिव मींस फ्यूचर डेट में आने वाली कोई भी चीज या उसका इफेक्ट। अ डिसीजन मेड इन अ पर्टिकुलर केस वुड हैव ऑपरेशन only in future and will not carry any retrospective effect on any past decision. For example, students, अगर आज मैं कहूं it is 1st September 2023 और आज कोई लॉ इफेक्ट में आया है स्टूडेंट्स, तो ये आज वाला ही लॉ, ये क्या रहेगा? ये आज वाला लॉ ही इफेक्ट में रहेगा और ये इसके फ्यूचर डेट से क्या रहेगा? अप्लाई रहेगा। मेजरली जो इंडिया में लॉज बनते हैं स्टूडेंट्स, वो फ्यूचर डेट से, जिस दिन हमारा लॉ कमेंस हो रहा है उसके फ्यूचर डेट से अप्लाई होते हैं, लेकिन इसके पहले दैट इज पास्ट के लिए ये अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर 1 सितंबर 2023 को कोई लॉ आता है जो कोई न्यू ऑफेंस को पनिशेबल बताता है, तो जब इसने पनिशेबल बताया इसको, उस दिन के बाद कोई भी ऑफेंस हुआ तो उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन इससे पहले पास्ट में कोई भी एक्ट हुआ है उसके लिए पनिशमेंट नहीं दे सकता। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखनी है। एंड देयर आर ओनली सर्टेन लॉज जिसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, अदरवाइज ये इंप्लाइड है कि जनरली इंडिया में जितने भी लॉज बनेंगे वो कैसे बनेंगे? वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं बनेंगे, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मिलेंगे। बट स्टिल इन केस इफ देयर इज एनी सच लॉ जिसका की रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होना है, भूत लक्ष्य प्रभाव होना है, then in that case उस पर्टिकुलर लॉ में कहीं ना कहीं मेंशन जरूर किया हुआ दिखेगा आपको एक्सप्रेसली that this particular law has a retrospective effect, that is back date से इफेक्ट है। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर, किसकी बात कर रहे हैं हम? डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर। वेवियर का मतलब क्या होता है? किसी चीज का त्याग कर देना, कोई चीज को त्याग देना। तो सवाल यहां ये उठता है स्टूडेंट्स कि क्या हम हमारे फंडामेंटल राइट्स को वेव ऑफ कर सकते हैं? व्हाट इफ आई से ओके फाइन, आई डू नॉट हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ओके फाइन, आई डू नॉट हैव राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, कैन आई वेव ऑफ माय फंडामेंटल राइट्स? अब ये डॉक्ट्रिन उन चीजों का जवाब देता है, कहता है कि आप चाहो तो आप वेव ऑफ कर सकते हो अपने राइट्स, बट द क्वेश्चन इज कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स स्टूडेंट्स कभी भी वेव ऑफ नहीं कर सकते। ये वो मूलभूत या मूल मैं कहूं आधार है जिसके बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टेका है, जिसके बेसिस पे हर सिटीजन का इंडिया में सर्वाइवल पॉसिबल है। आपको अगर अपने राइट्स को वेव ऑफ करना है आप करो, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को आप कभी वेव ऑफ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो राइट टू इक्वालिटी हो, राइट टू अपॉर्चुनिटी हो, राइट टू प्रोफेस रिलीजन हो। ये सारे हमारे बेसिक राइट हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्लीप, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो it says a person is the best judge of his own interest and when given full knowledge he should decide for himself। एक पर्सन अपने राइट्स का क्या होता है? सबसे बड़ा गार्डियन होता है। उसे पता है कि उसे अपने कौन से राइट्स में इंटरेस्ट है, कौन से राइट में इंटरेस्ट नहीं है। वो चाहे तो राइट्स को एंजॉय कर सकता है, वो चाहे तो राइट्स को वेव ऑफ कर सकता है। तो यहां पर ये खुद डिसाइड करेगा अपने लिए कि वो क्या करना चाहता है। In India, a person has authority to waive off rights arising out of a contract or a statute। statute मतलब अगर कोई लॉ ने उसको राइट दिया है तो वो भी वेव ऑफ कर सकता है, और कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी संविदा के तहत भी उसको कोई अधिकार मिल रहे हैं तो उनको भी वो त्याग सकता है, वो उसकी कंप्लीट मर्जी है। बट कैन नॉट रिलिंक्विश। रिलिंक्विश मतलब लीव बिहाइंड। रिलिंक्विश मीन्स टू लीव बिहाइंड। क्या रिलिंक्विश नहीं कर सकते हम? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें राइट दिए हैं, संवैधानिक अधिकार हो गए, या और कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से राइट्स हो गए? फंडामेंटल राइट्स हो गए, वो हम क्या नहीं कर सकते? वेव ऑफ नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट है स्टूडेंट्स, राइट टू वोट। कौन सा राइट है? इट इज राइट टू वोट। अब ये क्या है? ये फंडामेंटल राइट नहीं है स्टूडेंट्स, ये है हमारा
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब मान लो ये मेरा जब कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, मानना क्या मैम कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, अब ये मान लो कि मैं अपना ये राइट वेव ऑफ करना चाहती हूँ। मैं क्या करना चाहती हूँ? अपना ये राइट वेव ऑफ करना चाहती हूँ। और बेसिकली मैं ये राइट जब त्याग कर रही हूँ तो हो सकता है मुझे ऐसा हो कि चलो ये राइट त्याग कर रही हूँ, ये अधिकार त्याग कर रही हूँ, ये राइट मैं किसी को ट्रांसफर कर देती हूँ। क्या ये राइट्स हेरिटेबल है? क्या ये राइट्स ट्रांसफरेबल है? कैन आई ट्रांसफर दीज राइट्स टू एनीबडी? कैन आई से कि हाँ स्टूडेंट्स आप जाओ मेरे बिहाफ पे आप वोट करके आ जाओ? ऐसा नहीं होगा मैम। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी राइट दिया है, वो राइट आपने ही इंजॉय करना है, आप वेव ऑफ भी नहीं कर सकते हैं। आप उसको वेव ऑफ नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते ओके फाइन आज से मैं कभी वोट नहीं करूंगी इंडिया में, ओके फाइन आई वेव ऑफ माय राइट ऑफ वोट, और आज से मैं कोई भी वोटर का जो अधिकार है वो एक्सरसाइज नहीं करूंगी क्योंकि मैं खुद को वोटर की कैटेगरी में नहीं डालती। दिस इज नॉट अलाउड। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए और राइट्स मींस फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं किया जा सकता, वायलेट नहीं वेव ऑफ नहीं किया जा सकता। लैंडमार्क केस है Basheshwar Nath versus Commissioner of Income Tax. Supreme Court held that fundamental rights of a person cannot be waived. Cannot be waived का मतलब क्या है? उस व्यक्ति विशेष के द्वारा स्वयं उन राइट्स को आप वेव ऑफ नहीं कर सकते, आप खुद उन राइट्स को त्याग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर आज मैं अपना ये राइट वेव ऑफ कर दूं कि ठीक है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मुझे नहीं है, मुझे एक्सरसाइज नहीं करना राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कैन आई डू दिस थिंग? क्या मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मुझे नहीं जीना? मुझे नहीं जीना मतलब क्या? मुझे नहीं जीना मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन वांट्स टू कमिट सुसाइड, अगर कोई आत्महत्या का प्रयास कर रहा है या वो चाहता है कि वो खुद की हत्या कर ले, तो क्या ये इंडिया में अलाउड है? नो, इट इज नॉट अलाउड। इनफैक्ट इट इज पनिशेबल अंडर आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, जो कि हो सकता है थोड़े समय में भारतीय न्याय संहिता बन जाए। तो अगर किसी पर्सन को आत्महत्या करनी है, दैट मींस वो अपना राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी गारंटीड अंडर आर्टिकल नंबर 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहा है? वेव ऑफ कर रहा है, जो वेव ऑफ करने की अनुमति हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं देता। तो अगर उसने अटेम्प्ट किया सुसाइड का तो डेफिनेटली ही इज पनिशेबल, लेकिन अगर सुसाइड कमिट कर लिया है तो ऑब्वियसली ही विल नॉट बी पनिशेबल, बिकॉज आईपीसी में ये इकलौता ऐसा ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट दे रखी है उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए, बस कमीशन के लिए पनिशमेंट नहीं है। बिकॉज अगर कोई सुसाइड कमिट कर लेता है तो दैट पर्सन इज नो मोर अलाइव, फिर किसको लाके हम पनिशमेंट देंगे, राइट? तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अपना पर्सनल राइट या अपना आई मीन टू से फंडामेंटल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हम वेव ऑफ नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे। दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो कि हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 311। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का मतलब क्या है? हमने बहुत सारे ऐसे अपॉइंटमेंट्स देखे हैं। क्या देखे हैं? अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां देखी है पूरे संविधान में जहां पे प्रेसिडेंट नियुक्तियां करते हैं। अगर अपॉइंटमेंट में मैं बोलूं तो हमारे प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, जुडिशियल पावर्स है, हर मामले में। हाँ, नियुक्तियों के मामले में बोल रही हूं मैं, लेजिस्लेचर हो गया, जुडिशरी हो गया, वो नियुक्तियां करते हैं, वहां पे अपॉइंटमेंट्स करते हैं। तो वो अपॉइंटमेंट्स में कुछ पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट्स में कुछ पर्टिकुलर एज लिमिट दे रखी है कि ये इनकी रिटायरिंग एज होगी, लेकिन कुछ के मामले में क्या बोल रखा है? क्लियरली एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और वही होता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। दैट इज टू से जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो तब तक कोई पर्टिकुलर पर्सन कोई पर्टिकुलर पोस्ट या सर्विस पे सर्वाइव कर सकता है। इट सेज होल्डिंग द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब यहां पे मेजर केस क्या था? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बलबीर सिंह। Supreme Court held that it had the power to examine the satisfaction on the basis of which the president or the governor dismissed a public servant. अच्छे से ध्यान रखना स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इट हैड द पावर, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है टू एग्जामाइन दी सेटिस्फैक्शन ऑन द बेसिस ऑन विच द प्रेसिडेंट और द गवर्नर डिसमिस्ड अ पब्लिक सर्वेंट। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति या राज्यपाल ने, गवर्नर ने क्या क्या स्टूडेंट्स डिसमिस कर लिया, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर बनती है कि वो क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर डिसमिसल को एग्जामाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर डिसमिसल में कोई त्रुटि तो नहीं थी, क्या जानबूझ के क्या गया, विदाउट ग्राउंड्स था, वैलिड रीजंस थे, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ, प्रॉपर लॉ फॉलो हुआ या नहीं हुआ। ये पूरा पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। माना दैट प्रेसिडेंट हैज द पावर कि उनके विल एंड विश तक कोई पर्टिकुलर पर्सन वहां पे अपनी क्या कर रहा है, करेगा, सर्विसेज को एक्सरसाइज करेगा। बट इन केस इफ दैट इज बीइंग चैलेंज, वो डिसमिसल को चैलेंज किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उस डिसमिसल को क्या करेंगे, वो बिल्कुल यहाँ पे जांच पड़ताल की जा सकती है।
If the satisfaction is unrelated to the security of the state, then it would be considered irrelevant and court can hold such dismissal invalid. जब लग रहा है कि ऐसा dismissal सही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद को इस केस में पावर दिया कि वो क्या कर सकते हैं, ऐसे डिसमिसल को इनवैलिड घोषित कर सकते हैं. क्या कर देंगे? इनवैलिड यहां पे डिक्लेयर किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के खुद के द्वारा. लेकिन ध्यान रहे, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, वो खुद को सेटिस्फाई करे, मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद जांच पड़ताल के बाद ये संतुष्ट हो जाए कि हाँ ये जो डिसमिसल है वो गलत है. ठीक है, इट इज वेरी नेसेसरी दैट सर्टेन थिंग्स हैव टू टेक प्लेस बाय द और टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट्स. ओनली देन दे विल कम टू अ प्रॉपर और अ कंक्लूसिव डिसीजन. ओके, नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस. लैचेस क्या होता है? लैचेस का मतलब ये है स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ लैक्यूना रह चुका है. अब ये डॉक्ट्रिन क्या कहता है, पहले ये देखो. इफ अ लेंदी वेट इन क्लेमिंग अ लीगल राइट, लैचेस मतलब बहुत ज्यादा समय आपने गवा दिया है. जब आपने अपना कोई लीगल राइट स्टूडेंट्स बहुत समय तक क्लेम नहीं किया है, देन इन दैट केस the legal right or the claim has harmed the opposing party. The right or the claim will not be maintained or allowed. If a lengthy wait in claiming a legal right or claim has harmed the opposing party, the right or the claim will not be maintained or allowed. Students, मेरा कोई right था, for example, मेरा मान लो राइट टू ईजमेंट था कोई, ठीक है, राइट टू ईजमेंट था, सुखाचार का अधिकार था. मैंने इसको क्लेम करने में लगभग मान लो 10 साल लगा दिए, 10 इयर्स लगा दिया. अब जब मैंने इतना लेंदी टाइम लगाया है इस पर्टिकुलर राइट को क्लेम करने के लिए और मेरे इतने देरी से राइट को क्लेम करने की वजह से कोई पार्टी को हार्म हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि वो बहुत टाइम से कब्जा करके बैठे, वो एंजॉय कर रहे हैं वो राइट. मैम अब आपकी नींद खुली है, देन इन दैट केस स्टूडेंट्स मुझे वो राइट और क्लेम क्या नहीं होगा, अलाउड नहीं होगा. आई विल नॉट बी अलाउड टू टेक दैट पर्टिकुलर क्लेम और राइट, because Limitation Act itself says that law supports those who are vigilant about their rights and not those who sleeps over their rights. जो लोग सोते रहते हैं, आलस फरमाए हुए हैं, जिनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता, जिनको अपने कर्तव्य, ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटीज, ड्यूटीज के बारे में नहीं पता है, लॉ उनको सपोर्ट नहीं करता है. लॉ सिर्फ उनको सपोर्ट करेगा जिनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी है, जिनको अपने अधिकारों के हनन होने पर समय पर कोर्ट में आए. इसीलिए स्टूडेंट्स क्रिमिनल लॉ में भी कहते हैं that any delay in filing an FIR gives a benefit to the accused. So benefit of doubt goes to whom? It goes to the accused. Accused के फेवर में वो benefit रहता है. Ravindra Jain versus Union of India is a landmark case for this. Supreme Court stated that recourse under Article 32 may be refused. कि आप आर्टिकल नंबर 32 में नहीं आ सकते. कब नहीं आ सकते? Based on an excessive delay. बहुत सारा डिले करने के बाद आप आर्टिकल नंबर 32 में रिट में नहीं आ सकते, रिट्स नहीं लगा सकते, सुप्रीम कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन यूज करके अपने फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर नहीं कर सकते. हाउएवर देयर हैजंट बीन अ केस to have the Supreme Court ruling overturn the aforementioned case legislation. तो अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया है जो कि सुप्रीम कोर्ट के इस सेगमेंट को क्या कर दे, रिवर्स कर दे, ओवर रूल कर दे. ओके, Now we will come to the doctrine of basic structure. Doctrine of basic structure देखिए स्टूडेंट्स, तो इसके बाद भी बहुत सारे आपको ऐसे केस देखने को मिलेंगे. वामन राव का केस हो गया, हमारे इंदिरा नेहरू गांधी का केस हो गया है. तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे जिसमें डिफरेंट थिंग्स को बेसिक स्ट्रक्चर की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया था. लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्ट्री है. ये बेसिक स्ट्रक्चर हमने अमेंडमेंट के टाइम भी डिस्कस किया था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के वन शॉट में भी डिस्कस किया था. तो ध्यान रखना है, ये जितने भी हम डॉक्ट्रिन्स कर रहे हैं उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का मीनिंग आपको पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कौन से केस में कौन सी चीज को कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया गया था. So without wasting any time, let's begin with the doctrine of basic structure. Basic structure मतलब क्या होता है? Basic structure मतलब ये चीज को यहां से रिमूव करना है स्टूडेंट्स. ओके, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है which is so essential and so basic कि अगर उस चीज को हमने रिमूव करने की कोशिश की तो पूरा के पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा. स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको कहूं ये पर्टिकुलर बिल्डिंग है, इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में कोई भी चेंजेस कर दो, तो अगर आप चेंजेस ये दीवार में करते हो,
ये दीवार में करते हो, इसके सीलिंग में करते हो, इसके आंगन में करते हो, फ्लोर में करते हो, तब तो समझ आता है। लेकिन अगर आप चेंजेस इसकी नींव में करने जाओगे तो डेफिनेटली पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। ये इसका मूल ढांचा है जिसके आधार पे ये पूरा के पूरा घर स्टूडेंट्स खड़ा है। बस यही कहना चाहता है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जहां पे अल्टीमेटली इन द केस ऑफ केशवानंद वर्सेस स्टेट, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया आपको जो अमेंडमेंट करने हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन में करो, फंडामेंटल राइट्स में करो, लेकिन आप इस बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ेंगे। टू दी एक्सटेंड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यहां पे लिमिट लग चुकी है, यू कैन नॉट टच द बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन केशवानंद भारती की केस भी ऐसे ही नहीं आई, एक लॉन्ग स्टोरी थी। क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, पावर्स को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किए गए, बताया गया कि एग्जीक्यूटिव का क्या पावर है, लेजिस्लेचर का क्या पावर है, हमारे जुडिशरी का क्या पावर है, लेकिन उसके बाद भी जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर के बीच हमेशा टसल रही है। क्योंकि लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बनाता है, चाहे वो खुद के बेनिफिट के लिए है, आर्बिट्ररी लॉ है, कुछ भी है, तो ऐसा नहीं है कि ये लॉ बना के चले जाएंगे। इस लॉ को रिव्यू करने के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो जब भी लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाता था तो हमारा जुडिशरी उसको रिव्यू करने आ जाता था, और जब हमारा जुडिशरी उसको रिव्यू करना आता था और रिव्यू करने के बाद उनको पता चलता था दैट दिस लॉ इज वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर या फंडामेंटल राइट्स, तो जुडिशरी उसको रिमूव कर देता था। ये चीज पार्लियामेंट को ऑब्वियसली बात है नहीं सुहाएगी, तो पार्लियामेंट फिर कोई लॉ बनाता था, सुप्रीम कोर्ट फिर अपना जुडिशियल रिव्यू का पावर यूज करके उसको रिमूव कर देता। सो ये जो टसल थी बार बार अमेंडमेंट्स करने की, रिमूव करने की, रिपील करने की, स्ट्रक डाउन करने की, ओवर रूल करने की, तो ये प्रथा काफी लंबे समय से चलती आ रही थी। जहां सबसे पहली दफा 1951 में स्टूडेंट्स जब पार्लियामेंट ने आर्टिकल नंबर 31A एंड 31B को ऐड किया, और उसके साथ क्या किया, इस 31A और 31B से खुद को पावर दिया कि वो किसी की भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। क्या पावर दिया? खुद को ये पावर दिया कि वो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, जब प्रॉपर्टी एक्वायर करने का पावर पार्लियामेंट के पास आ गया, मतलब क्या, ये लोग फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पीपल के, पर्संस के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स मतलब क्या, उस वक्त हमारा आर्टिकल नंबर 19(1)(f) में ऑलरेडी राइट टू प्रॉपर्टी था, तो ये वायलेट होगा। So this particular amendment was challenged in the case of शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। पहली दफा इसको शंकरी प्रसाद के केस में चैलेंज कर दिया गया। अब शंकरी प्रसाद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला दैट हमारे पार्लियामेंट को पूरा राइट है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं। Supreme Court said power to amend constitution under article 368 includes the amendment of fundamental right, कि हाँ जी, पार्लियामेंट हमारा फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है। और इससे पहले एक और कहानी सुनो, हमारा आर्टिकल नंबर 13 है, हमारा आर्टिकल नंबर 13 है, उसमें क्लॉज 3 है स्टूडेंट्स, जिसमें लॉ की डेफिनेशन दे रखी है। किसकी डेफिनेशन दे रखी है? लॉ की डेफिनेशन दे रखी है। अब यहां पे जो वर्ड स्टूडेंट्स लॉ में आता है, हर वो चीज का आर्टिकल नंबर 13 के तहत जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है कोर्ट्स के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर लेगा। तो चाहे स्टूडेंट्स रूल्स है, रेगुलेशंस है, बायलॉज है, कस्टम्स है, ऑर्डिनेंस है, नोटिफिकेशन है, ये सब लॉ की डेफिनेशन में आ रहा है। मतलब अगर ऐसा कोई भी चीज बनाया गया जो कि इनकंसिस्टेंट है हमारे किसके द्वारा, स्टूडेंट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन के, तो फिर हमारा जुडिशियल रिव्यू का पावर यूज करके कोर्ट्स उसको क्या कर देगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा। लेकिन व्हाट इफ ऑलरेडी लॉ बना था और उसको बाद में अमेंड करके पार्लियामेंट ऐसा कोई भी फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करे, देन इन दैट केस व्हाट? तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए पार्लियामेंट ने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट ने ये बोला कि हमारे आर्टिकल नंबर 13(3) के अंदर सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ आता है, अमेंडेड लॉ नहीं आता। और यही सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया दैट लॉ की डेफिनेशन में आर्टिकल 13(3) के अंदर सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ आता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड लॉ तो आता ही नहीं है। तो जब उस डेफिनेशन में आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ नहीं डाल रहे हो, दैट मींस कि उसमें जब आपने वर्ड ही नहीं डाला, मतलब कि जुडिशरी के पास पावर ही नहीं है कि अमेंडेड लॉ का जुडिशियल रिव्यू कर सके। तो यहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम हो गया, जुडिशरी थोड़ी इंफीरियर हो गई। वाई? हालांकि इंफीरियर नहीं है, बट एक पावर रेस्ट्रिक्ट हो गई कि उनके अमेंडेड लॉज का हम जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ उनके ऑर्डिनरी लॉज के बनाए हुए ऑर्डिनरी लॉज को हम रिव्यू कर सकते हैं।
तो फिर 17th अमेंडमेंट आया स्टूडेंट्स 1964 में, जहां पे पार्लियामेंट ने आर्टिकल नंबर 31 में कुछ अमेंडमेंट किए। क्या किए? 31 में कुछ अमेंडमेंट किए एंड 44 न्यू लॉज ऐड हुए। किसमें? 9th शेड्यूल में। 9th शेड्यूल में 44 न्यू एक्ट्स ऐड हुए। अब हुआ ऐसा कि इस केस को चैलेंज किया गया, यस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 में। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 में इस चीज को चैलेंज किया गया एंड जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस को क्या कर दिया? कंफर्म कर दिया। बोले कि हाँ, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस बराबर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। तो यहां पे स्टूडेंट्स अब सज्जन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सॉरी स्टेट ऑफ राजस्थान में फिर से बोल दे कि हाँ लॉ की डेफिनेशन में अमेंडेड लॉ आता नहीं है, मतलब कि जुडिशियल रिव्यू हो नहीं सकता इस चीज का। पार्लियामेंट फिर सुप्रीम हो गया। तो सज्जन सिंह के केस को कहां स्टूडेंट्स चैलेंज किया गया? इसको चैलेंज किया गया हमारे गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। कहां चैलेंज किया गया स्टूडेंट्स? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में इसको चैलेंज किया गया 17th अमेंडमेंट को, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अब बोला दैट लॉ की डेफिनेशन जो आर्टिकल 13(3) में दे रखी है दैट इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडेड लॉ ऑल्सो। मतलब कि अब हमारे जुडिशरी के पास पावर आया कि वो क्या कर सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडेड लॉ को भी क्या कर सकते हैं? जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं उसका। मतलब अब जुडिशरी एक अपर हैंड पे आई एंड पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को क्या नहीं कर सकता? एब्रिज नहीं कर सकता, टेक अवे नहीं कर सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स एक और अमेंडमेंट आया दैट वाज 24th अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट आया? 24th अमेंडमेंट 1971 आया। पार्लियामेंट ने ऐड किया आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 368 में क्लॉज 3। क्या ऐड किया? आर्टिकल 368 में क्लॉज 3 को ऐड किया गया। अब दोनों में एक दूसरे का जिक्र कर रखा है कि ये इसको इफेक्ट नहीं करेगा, ये इसको इफेक्ट नहीं करेगा। तो इस चीज को कहां चैलेंज किया गया? इस चीज को चैलेंज किया गया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। तो जब 1973 में इसको चैलेंज किया गया स्टूडेंट्स, पहली दफा सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जिक्र किया एंड दिस वाज द फर्स्ट केस वेयर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज इवॉल्व्ड, जहां पे सुप्रीम कोर्ट सेड दैट गोलकनाथ का केस तो हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ओवररूल कर रहे हैं एंड पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको जो अमेंडमेंट करना है करो, फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट करो, लेकिन आप क्या नहीं करोगे? कॉन्स्टिट्यूशन का वो बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं करोगे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मूलभूत या मैं कहूं मूल संरचना का आधार है। क्योंकि अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाने की कोशिश किया, बेसिक स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत भी नुकसान किया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोलैप्स हो जाएगा, पूरा के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का अस्तित्व ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा और वो हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहेगा। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज सेड टू बी द हाईएस्ट अथॉरिटी हु कैन गारंटी और सिक्योर और इनफैक्ट इंश्योर कि हमारे फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल सिक्योर्ड है, सुरक्षित है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स अब सवाल ये उठता है मैम बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा? तो बेसिक स्ट्रक्चर के लिए ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स आए, इनफैक्ट अभी तक आ रहे हैं, जहां पे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डिफरेंट थिंग्स को, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो गया, कोई प्रोसीजर हो गया, कोई प्रैक्टिस हो गया, कोई कंसेंट हो गई, कोई मेजोरिटी हो गई, कोई कंप्लायंस हो गया, नॉन कंप्लायंस हो गया, इन सारी चीजों को वक्त वक्त पे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में डाला है। जहां पर स्टूडेंट्स अब अगला केस आता है 42nd अमेंडमेंट का। अगला केस हमारा मिनर्वा मिल्स का होगा, लेकिन उसके पहले 42nd अमेंडमेंट 1976 हो गया, जिसको कि हमने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है। एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन था। हालांकि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला गया स्टूडेंट्स? क्योंकि इसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर चेंजेस किए गए थे। डीपीएसपी हो गया है, चाहे न्यू लॉज का एडिशन हो गया है, चाहे प्रोसीजर में चेंजेस हो गए हैं, चाहे स्टेट लिस्ट में से काफी सेगमेंट्स को कॉन्करेंट लिस्ट में जाना हो गया। तो ये सारी चीजें हमें 42nd अमेंडमेंट 1976 से देखने को मिली। लेकिन दो मेजर अमेंडमेंट्स और किए। 368 में पार्लियामेंट ने खुद को पावर दिया। देखना क्या पावर दिया? 368 में क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 ऐड किया और कहते हैं कि पार्लियामेंट हैज अनलिमिटेड पावर्स टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ 368(5) एक और क्लॉज आया, बोला कि कोई भी अमेंडमेंट अगर पार्लियामेंट ने बनाया है, इट कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू द एनी कोर्ट ऑफ द कंट्री। किसी भी कोर्ट में आप इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। 368(4) एंड 368(5). अब बताओ स्टूडेंट्स, अब बताओ क्या ये आर्बिट्रेरी नहीं है? कल को तो फिर ऐसे पार्लियामेंट कुछ भी बना देगा। तो चेक कौन करेगा? चेक्स एंड बैलेंसेस
रिव्यू सिस्टम कौन करेगा? फिर हमारे कोर्ट का क्या क्या मतलब क्या है? सिटीजंस फिर किसके पास जाएंगे? रिट ज्यूरिसडिक्शन का एक्सरसाइज करने का मतलब क्या हो गया फिर? सो इस चीज को इंश्योर करने के लिए स्टूडेंट्स, ये 368, 4 and 5 चैलेंज हुआ था मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसको चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को स्टूडेंट्स इनवैलिड डिक्लेयर किया। बोले नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, आप खुद को अनलिमिटेड पावर्स दे रहे हैं, कल तो आप सिटीजंस के सारे फंडामेंटल राइट्स ही खत्म कर देंगे, दैट नो सिटीजन डू नॉट हैव फंडामेंटल राइट्स। तो फिर बहुत गंदी सिचुएशन हो जाएगी स्टूडेंट्स। They violate the two basic features of the constitution. इन्होंने बोला कि 368(4) and 368(5) हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। तो दो चीजें हुई स्टूडेंट्स मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। एक तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को भी इनवैलिड डिक्लेयर किया, प्लस दो आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन्स दिए। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में दो पॉइंट्स ऐड किए। इन्होंने बोला जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, क्योंकि अगर आप खुद को अनलिमिटेड पावर्स दे दोगे और ये बोल रहे हो कि कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो आपका मतलब आपने हमारा जुडिशियल रिव्यू का पावर ही खा लिया आपने। तो ये तो हमारा पावर है ना, आपने हमारे पावर को उंगली कैसे की और आपने हमारे जुडिशियल रिव्यू के पावर को ही खत्म करने की कोशिश की। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है। दैट इज द रीजन सुप्रीम कोर्ट को हमने सुप्रीम अथॉरिटी माना है। तो सुप्रीम कोर्ट ही तो है जो कि सारे लॉज का रिव्यू करने वाला है। ये पावर खत्म नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज सेड टू बी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज लिमिटेड पावर, लिमिटेड नेचर ऑफ द पावर टू अमेंड। जहां पे आपने खुद को अनलिमिटेड पावर्स दिया था, सॉरी यू डू नॉट हैव अनलिमिटेड पावर्स, यू हैव लिमिटेड पावर टू अमेंड। आप सिर्फ कुछ हद तक अमेंड कर सकते हो, और कौन सी हद तक अमेंड कर सकते हो? टू द एक्सटेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्रिन का वायलेशन नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं होना चाहिए। बस इस हद तक आप अमेंडमेंट कर सकते हो। अगर जहां पर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो रहा है, वहां पे आप इनवैलिड हो, और वो लॉ को हम जुडिशियल रिव्यू के तहत क्या कर देंगे? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वॉइड डिक्लेयर कर देंगे या फिर स्ट्राइक डाउन कर देंगे। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू अनलिमिटेड पावर, लिमिटेड नेचर ऑफ द पावर टू अमेंड को यहाँ पे क्या किया गया था स्टूडेंट्स? यहाँ पे इन्होंने दो बेसिक स्ट्रक्चर बताया। एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एज आई हैव ऑलवेज सेड, दे सेड दैट इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज सुप्रीम एंड नॉट द पार्लियामेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशन है जो सुप्रीम है, ना कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ही तो है जिसने पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को बनाया है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बनाया बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सबको बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सबको राइट दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे ट्रिब्यूनल्स, बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, विधान परिषद, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है। तो इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज सुप्रीम एंड नॉट द पार्लियामेंट विच इज सुप्रीम। पार्लियामेंट cannot have unlimited powers. तुमने खुद को unlimited powers दिया ना, तो रुको। You do not have unlimited powers of amending the constitution which destroys the basic structure. आप खुद को unlimited powers दे रहे थे, और unlimited powers देके आप क्या कर रहे थे? unlimited powers देके आप हमारे ही judicial review के power को, that is basic structure of the constitution को destroy कर रहे थे। This is not allowed. तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट केस रहता है स्टूडेंट्स, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आपको ये क्रोनोलॉजी याद रखनी है, दैट इज फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, जिसमें 31A एंड 31B को एड ऑन किया गया था। चैलेंज हुआ था हमारा शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में। उसके बाद आया 17th अमेंडमेंट 1964, जिसमें अमेंडमेंट किए गए 31A में एंड 44 न्यू एक्ट्स ऐड किए गए थे 9th शेड्यूल में, विच वाज चैलेंज्ड इन सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में चैलेंज किए गए थे। और सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान को वापस कहां चैलेंज किया गया था? इट वाज चैलेंज इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। उसके बाद आया था 24th अमेंडमेंट 1971, जहां पे पार्लियामेंट ने आर्टिकल नंबर 13 में क्लॉज 4 ऐड किया एंड आर्टिकल 368 में क्लॉज 3 को ऐड किया गया, विच वॉज चैलेंज इन केशवानंद भारती केस, जहां पे इन्होंने गोलकनाथ के केस को ओवररूल किया और बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। फिर आया फाइनली मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसके तहत बहुत सारे अमेंडमेंट हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड इसको चैलेंज किया गया मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1980 में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट जुडिशियल रिव्यू एंड द लिमिटेड पावर और द लिमिटेड अमेंडिंग पावर or nature of the parliament is said to be the basic structure of the constitution, and it is the constitution which is supreme and not the parliament which is supreme.
इनफैक्ट वो तो खुद को भी सुप्रीम नहीं बोलते, जुडिशरी, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज अल्टीमेटली हम सबको पावर्स या कॉन्स्टिट्यूशन या जुडिशरी को पावर्स मिला ही या फिर जुडिशरी या लेजिस्लेचर को पावर स्टूडेंट्स मिला ही कॉन्स्टिट्यूशन से है। तो ये चीज ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि हाउ ब्यूटीफुली आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेड। ये टाइमलाइन है, आप चाहो तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो। फर्स्ट अमेंडमेंट शंकरी प्रसाद, 17th अमेंडमेंट सज्जन सिंह, फिर गोलकनाथ में सज्जन सिंह को चैलेंज किया गया, 24th अमेंडमेंट केशवानंद भारती केस में किया गया था, एंड 42nd अमेंडमेंट को हमने मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में चैलेंज किया गया था। सो आई होप कि आपको ये चीज जो है वो अच्छे से समझ आई होगी। ये जितने भी डॉक्ट्रिन है स्टूडेंट्स, मेंस का आंसर राइटिंग में भी इंपॉर्टेंट है, ये केसेस को आप वहां ऐड ऑन कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ क्लैट पीजी, क्लैट यूजी, जेएलओ एस्पिरेंट्स, एडीजे के एस्पिरेंट्स हो गए, हायर जुडिशरी के हो गए हैं, या फिर हमारे लॉ ग्रेजुएट्स हो गए हैं जो स्कूल कॉलेजेस में है, आपके लिए सभी डॉक्ट्रिन्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ध्यान रखना इन डॉक्ट्रिन्स के ऊपर एक अच्छा सा आंसर प्रिपेयर करके रखो, जहां इनका लिटरल मीनिंग, एक्सटेंडेड मीनिंग, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स इनके ऐड करो, एंड केस लॉज ऐड कर सकते हैं, एंड दैट इज how you can sum up your doctrines under Indian Constitution. So that was all from my side in today's session. I hope you all have enjoyed this session. Now we will meet in another new session. Till then, thank you so much.